पिछले पार्ट में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड के बारे में, फ्रेंच सोसाइटी और फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे के रीजंस और इवेंचुअली लुई 16 द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को एक्सेप्ट करने तक की कहानी जानी थी। इस पार्ट में हम फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने की कहानी जानेंगे और अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर ज़रूर से देख लेना। और अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। थैंक यू। फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फाइनली 1791 में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव लुई 16 की पावर को कम कर उसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिस्ट्रीब्यूट करना था। इस तरह से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने नेशनल असेंबली के मेंबर्स को लॉ बनाने की भी पावर दे दी थी और इसके मेंबर जो थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आया करते थे। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने जितने भी 25 ईयर्स के लोग थे या फिर 25 ईयर्स से ऊपर के लोग थे जो कि टैक्स पे करते थे, उन सभी को वोटिंग राइट्स दिए थे। इसके अलावा इस कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ जैसे प्रिंसिपल्स को भी ऐड करा गया था। एंड ऑफ मोनार्की एंड फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद से ही सिचुएशन काफ़ी तनावपूर्ण थी। किंग लुई 16 ने भले ही कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर दिए थे, लेकिन वो अपनी पावर्स पर पड़ी हुई लिमिटेशन से नाखुश थे और इसी वजह से वो प्रशिया के राजा किंग फ्रेडरिक विलियम II के साथ सीक्रेटली नेगोशिएट कर रहे थे। इसके अलावा फ्रांस के पड़ोसी देश भी फ्रांस में आए हुए बदलाव से चिंतित थे और इसी वजह से उन्होंने लुई 16 की मदद के लिए, ताकि वो फिर से एब्सोल्यूट मोनार्की इस्टेब्लिश कर दे फ्रांस में, इसलिए उन्होंने ट्रूप्स भेजने के प्लान बनाए। लेकिन इससे पहले अप्रैल 1792 में ही नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया और प्रशिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी, जिसे ज्वाइन करने फ्रांस की प्रोवेंसेस से काफ़ी सारे लोग भी आए, क्योंकि ये लोग इस वॉर को यूरोप की मोनार्कीज़ और कॉमन मैन के बीच की जंग के तौर पर देख रहे थे। इसी दौरान फ्रांस का प्रेजेंट नेशनल एंथम मार्सिलस भी कंपोज करा गया। वॉर्स अपने साथ साथ सफरिंग्स, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, डिफ़िकल्टीज़ भी साथ लेकर आई। जहां फ्रांस की मेल पॉपुलेशन वॉर्स में इन्वॉल्व थी, तो वहीं जो वीमेंस थी उन्हें अपनी परिवार की पालन पोषण के लिए कमाई करनी पड़ रही थी। सोसाइटी का काफ़ी बड़ा तबका ये चाहता था कि रेवोल्यूशन को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करा जाए, क्योंकि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो वोटिंग राइट्स या फिर पॉलिटिकल राइट्स थे वो सिर्फ अमीर लोगों को दिए गए थे और लोग चाहते थे कि ये पॉलिटिकल राइट्स और भी लोगों तक एक्सटेंड करे जाएं। इसी दौरान गवर्नमेंट पॉलिसीज़, डिसीजंस या फिर पॉलिटिक्स में रुचि करने के लिए या फिर इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए काफ़ी सारे पॉलिटिकल क्लब्स भी खुले, जिनमें से सबसे सक्सेसफुल जैकोबिन्स क्लब था। इसके अलावा वुमेन्स ने भी काफ़ी बढ़ चढ़कर रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया था। इनफैक्ट कईयों ने तो खुद के पॉलिटिकल क्लब्स भी खोल डाले थे। इसके अलावा जो जैकोबिन क्लब था, इसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी और ये जो पॉलिटिकल क्लब था इसके मेंबर सोसाइटी के कम प्रॉस्परस भाग से आते थे, जैसे कि शू मेकर, शॉपकीपर, आर्टिसन, लेबर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 1792 की समर्स में जैकोबिन्स ने पेरिस वासी जो कि बढ़ते हुए ब्रेड प्राइसेस से परेशान थे, उनके साथ मिलकर राजा के खिलाफ बगावत करने का प्लान किया। 10 अगस्त 1792 की सुबह को जैकोबिन्स ने ट्यूलरेस पेरिस में धावा बोलते हुए राजा को काफ़ी देर तक बंदी बनाकर रखा, जिसके बाद नेशनल असेंबली ने रॉयल फैमिली को जेल में डालने का फैसला लिया। इसके बाद इलेक्शंस कराए गए, जहां पर 21 ईयर्स या फिर उससे ऊपर के सभी मैन को वोटिंग राइट्स दिए गए बिना उनकी इकोनॉमिक स्टेटस को देखे। हालांकि वीमेंस के पास अब भी कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस से ऑफिशियली मोनार्की अबॉलिश कर दी गई और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया, जहाँ पर जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट था वो लोगों द्वारा इलेक्ट करा जाने वाला था। और अब से जो नेशनल असेंबली थी उसका नाम चेंज कर कन्वेंशन कर दिया गया था। 21 जनवरी 1793 को किंग लुई 16 को देशद्रोह के जुर्म में एग्जीक्यूट कर दिया गया और इसके कुछ दिन बाद ही उनकी वाइफ मैरी एंटोनिटा को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया।
रेन ऑफ टेरर फ्रांस में 1793 से 1794 के बीच के दौर को रेन ऑफ टेरर या फिर आतंक का शासन कहा जाता है। इस दौरान जैकोबिन लीडर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरी ने काफ़ी सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी अपनाई और जो भी उनके खिलाफ जाता या फिर जिन्हें वो फ्रेंच नेशन का दुश्मन मानते थे उन्हें अरेस्ट कर उन पर मुकदमे चलाए जाते थे और अगर वो दोषी निकलते थे तो उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। रोबेस्पियरी गवर्नमेंट ने वेजेस और प्रोडक्ट्स को फिक्स कर दिया। इसके अलावा हर जगह इक्वालिटी काफ़ी सख्ती से इम्प्लीमेंट करी गई और चर्चेस बंद करा दिए गए और उन बिल्डिंग्स को ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया। रोबेस्पियरी अपनी पॉलिसीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हार्श और स्ट्रिक्ट थे और उनके सपोर्टर्स भी थोड़ी मॉडरेशन की डिमांड कर रहे थे, लेकिन फाइनली जून 1794 को रोबेस्पियरी को अरेस्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर दिया गया और इस तरह फ्रांस से जैकोबिन गवर्नमेंट और रेन ऑफ टेरर का भी एंड हो गया। डायरेक्टरी रूल जैकोबिन गवर्नमेंट गिरते ही फ्रांस की वेल्दी क्लास ने पावर को अपने कंट्रोल में लिया और इसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया जहां पर पहले की तरह ही वोटिंग राइट्स सिर्फ सोसाइटी के रिच लोगों तक ही सीमित कर दिए गए। इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश करी गई जिनका काम फर्दर एक डायरेक्टरी जो कि 5 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी उसे अपॉइंट करना था। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल और डायरेक्टरी के बीच के क्लैशेस के चलते डायरेक्टरी रूल भी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया और फ्रांस में इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट के लिए सत्ता के द्वार खोल दिए। अगर आप नेपोलियन बोनापार्ट की बायोग्राफी की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर एक कार्ड आ रहा होगा, उसे टच कर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वीडियो आज कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो कुछ ज़्यादा पसंद आ गई हो तो फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। थैंक यू वेरी मच।